नमस्कार दोस्तों, जीके मास्टर के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में कुछ बेहतरीन जीके के प्रश्नों को हम देखेंगे। आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। अगर आपको जवाब मालूम होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। रोज शाम को 8 बजे केवल श्री एजुकेशन चैनल पर जीके मास्टर वीडियो आता है, इसे देखना मत भूलिए। अगर ये पूरी सीरीज आप देख लेंगे तो आप जीके में एक्सपर्ट हो ही जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई। ये 4 विकल्प है, चारों विकल्पों में से जो राइट आंसर है वो बताइए। इंडियन पॉलिटी अगर आपने पढ़ा होगा तो पहला ही लेक्चर जो ऐतिहासिक प्रावधान है, हमारे संविधान का जो इतिहास है, उस पहले चैप्टर में ये आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो इसका राइट आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में जो वायसराय थे, उनकी जो परिषद थी, उनकी सदस्यों की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई और इनके कार्यों में भी विस्तार कर दिया गया। इनको कार्य और दे दिए गए, इनके कार्यों में बढ़ोतरी कर दी गई। अब इन्हें बजट पर चर्चा करने की भी शक्ति प्रदान कर दी गई। लेकिन ये मतदान नहीं कर सकते थे, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन ये कर सकते थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजत रंगिनी के लेखक कल्हण के समय शासक कौन था? 4 विकल्प हैं, चारों विकल्पों में से राइट आंसर बताइए। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है कि किस शासक के राज दरबार में राजत रंगिनी के लेखक कल्हण रहते थे। तो किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसका राइट आंसर है जय सिंह। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजत रंगिनी के लेखक कौन है, तो कल्हण है, याद रखिएगा। राजत रंगिनी एक संस्कृत ग्रंथ है और जो कल्हण थे ये उस समय जो कश्मीर के शासक जयसिंह थे, उन्हीं के दरबार के कवि थे, उन्हीं के दरबार में ही रहते थे। और जयसिंह का जो शासन काल है 1128 से 1154 तक माना जाता है और इन्हीं के दरबार में रहकर इन्होंने कल्हण ने राजत रंगिनी की रचना की थी। और राजत रंगिनी की रचना का जो समय है वो 1147 से 1149 तक बताया जाता है। ठीक है, और इस पुस्तक के अनुसार अगर देखा जाए तो कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर बताइए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था, किस क्षेत्र से, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर है बम्बई प्रेसिडेंसी। इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपको मालूम होना चाहिए। जब शुरुआत में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे 1946 में ना, जिस समय हमारा जो भारत और पाकिस्तान अलग बंटवारा नहीं हुआ था, तो उस समय इनका निर्वाचन जो आज का बांग्लादेश है उस क्षेत्र से उनका निर्वाचन हुआ था। लेकिन जब बंटवारा हो गया तो जानते हैं बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था, वो तो 1971 के बाद बांग्लादेश बना ना। तो बांग्लादेश जो पहले पाकिस्तान था वहाँ से ये निर्वाचित होकर आए थे, लेकिन वो हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, इसलिए इन्हें फिर से निर्वाचित किया गया। कहाँ से? पूना संसदीय क्षेत्र से। ठीक है, बम्बई प्रेसिडेंसी में पूना संसदीय क्षेत्र से इनका दोबारा से उपचुनाव हुए, तब इन्हें निर्वाचित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? ये बहुत ही आसान है, इसका राइट आंसर आप सभी को मालूम होना चाहिए। 4 विकल्प हैं, 10 सेकंड का समय है। ये तो सभी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ, कमेंट कीजिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। और जो पहली बैठक हुई थी ना, इस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जो कि सबसे वरिष्ठ थे। उसके बाद फिर 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक होती है, उस समय राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया, स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। इस बात का भी ख्याल रखिए कि संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। तो पहले जो संख्या 389 थी वो बाद में 211 सदस्य ही भाग लिए थे। निश्चित किया गया था कि पहले 389 संविधान सभा के सदस्य होंगे, ये भाग लेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया और कई जो देसी रियासतें थी वो भी नहीं आए, इसलिए केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया था। ठीक है, याद रखेंगे आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? ये चारों विकल्पों में से राइट आंसर जल्दी बताइए कि संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से हुआ था। प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, या भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, या प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो याद रखिए अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा हुआ था। इसका मतलब जो प्रांत की विधानसभाएं थी उनके जो सदस्य थे उन्हीं के द्वारा निर्वाचन हुआ था। आम जनता ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? एक व्यक्ति का नाम तो आप भली भांति जानते होंगे, लेकिन दूसरा कौन है ये भी आपको जानना चाहिए कि भारत में देशी रियासतों का विलय किन दो महापुरुषों के कारण संभव हो पाया है। तो इसका राइट आंसर है, एक तो हमारे सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और दूसरे वीपी मेनन। इनका भी नाम याद रखिए। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो लगभग 562 देशी रियासतें भारतीय क्षेत्र में थी, जो कि 559 सीटें सरदार पटेल और वीपी मेनन के सहयोग से इन्होंने भारत में विलय कर लिया। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ये नहीं शामिल हो रही थी। बाद में हैदराबाद को पुलिस ऑपरेशन के द्वारा भारत में मिला लिया गया, और जूनागढ़ में लोगों से पूछा गया कि वो भारत में रहना चाहते हैं कि नहीं, तो जनमत संग्रह करवाया गया। उसके बाद जूनागढ़ को मिला लिया गया, और जम्मू कश्मीर को अधिपत्र के माध्यम से, विलय अधिपत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया गया। उस समय जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था, और राजा हरि सिंह भारत की शरण में आए थे, और भारत से उन्होंने मदद मांगी, तो हमने मदद की। तो हमारे और जम्मू कश्मीर के बीच में विलय अधिपत्र साइन हुए। उसके बाद जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? इन चारों चीज़ों में से आपको बताना है कि कौन सा तत्व ऐसा, कौन सा यौगिक ऐसा है जो विस्फोटक नहीं है। जल्दी बताइए। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, आपको आना चाहिए। तो याद रखिए क्लोरोफॉर्म। इन चारों में से, चारों विकल्पों में से क्लोरोफॉर्म विस्फोटक पदार्थ नहीं है। और क्लोरोफॉर्म का प्रयोग डॉक्टर करते हैं, जैसे ऑपरेशन करना होता है तो क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता है बेहोश करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरा जाने वाला गैसीय मिश्रण कौन सा है? जो घरों में ट्यूबलाइट होती है उसमें कम दाब पर कौन सा गैसीय मिश्रण भरा जाता है? इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर बताइए, जल्दी बताइए। तो बहुत ही आसान है, कौन सा गैसीय मिश्रण भरा जाता है? कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नियॉन और पारे के वाष्प। ठीक है, नियॉन गैस और पारा का वाष्प। ट्यूबलाइट आप जानते ही हैं, कांच की एक लंबी सी ट्यूब होती है, तो बेसिक चीज़ आपको मालूम है, जिसका प्रयोग प्रकाश उत्सर्जक के लिए किया जाता है। और ट्यूब के अंदर आर्गन, जीनॉन, नियॉन और क्रिप्टॉन जैसी अक्रिय गैसें पारे की वाष्प के साथ भरी जाती हैं। ठीक है, ट्यूब की भीतरी सतह पर जो एक वाइट कलर का फॉस्फोरस पाउडर का लेप लगाया जाता है, जिससे ये होता है कि जो पराबैंगनी प्रकाश उत्सर्जित होता है ना, वो दृश्य प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है दृश्य प्रकाश में। तो इसलिए हमारी आंखों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ पाता। इसी कारण से वो फास्फोरस का लेप लगाया जाता है। टेलीग्राम का पर्सनल ग्रुप मेरा ज्वाइन करना है तो @करंट अफेयर्स बाय रवि लिख कर सर्च कीजिए। चैनल को ज्वाइन करना है तो @श्री एजुकेशन लिख कर सर्च कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये आप जानते हैं ये हैलोजन है, और इन हैलोजनों में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है? कमेंट कीजिए जल्दी से। इसका जो भी राइट आंसर है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर है फ्लोरीन। ठीक है, जैसे हैलोजन समूह में 6 तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, और एक है कृत्रिम रूप से निर्मित तत्व जिसे आप टेनेसीन के नाम से जानते हैं। सामान्य जो नॉर्मल टेम्परेचर पर फ्लोरीन और क्लोरीन गैस अवस्था में पाई जाती हैं, और आयोडीन और एस्टेटीन ये ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, और ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना से लाभ उठाने वाले कौन कौन से राज्य हैं? इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर बताना है आपको। सरदार सरोवर परियोजना से जो लाभ उठाते हैं राज्य, वो कौन कौन से हैं? जल्दी कमेंट कीजिए। ABCD लिखकर भी सर्च कमेंट कर सकते हैं आप। इसका राइट आंसर है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? चारों विकल्पों में से राइट आंसर बताइए। जो पोंग बांध है वो किस नदी पर स्थित है? जल्दी कमेंट कीजिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है, जल्दी बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है व्यास नदी पर। पोंग बांध व्यास नदी पर बनाया गया है, याद रखेंगे आप। ठीक है, पोंग बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में है और व्यास नदी पर है, ये आपको बता ही दिया। इस बांध द्वारा निर्मित जलाशय को व्यास डैम के नाम से भी जाना जाता है। इस जलाशय के जल का उपयोग सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है और इस बांध के द्वारा निर्मित झील महाराणा प्रताप सागर अब एक पक्षीय अभयारण्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन करता है? चारों विकल्पों में से बताना है कि कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक वाला राज्य है, जो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन करता है, सबसे अधिक उत्पादन करता है। इसका राइट आंसर है कर्नाटक। मैं आपको बता दूं, जो नीलगिरी पहाड़ियाँ जहाँ जहाँ फैली हुई हैं, जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तो ये तीनों राज्यों में कॉफ़ी का उत्पादन होता है, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, याद रखेंगे आप। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची का उत्पादन नहीं करता है? ये आपको मालूम होना चाहिए कि छोटी इलायची, बड़ी इलायची कहाँ कहाँ उत्पादित होती है। नाम याद रख लीजिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची का उत्पादन नहीं करता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा। जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर है उड़ीसा में इलायची का उत्पादन नहीं होता है। छोटी इलायची का मुख्य उत्पादक राज्य केरल है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है, जबकि बड़ी इलायची का मुख्य उत्पादक राज्य सिक्किम और पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मालूम होना चाहिए आपको। सुनहरी क्रांति से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और पीली क्रांति से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है, किस फसल से है? तो तिलहन के उत्पादन से है, याद रखना है। ठीक है, इसकी शुरुआत मुख्य रूप से 1986 में मानी जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए गोल्डन क्रांति का संबंध किससे है या सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, तो फलों और शहद के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? इन चारों विकल्पों में से बताना है आपको कि मोहम्मद गोरी को इन चारों विकल्पों में सबसे पहले किसने पराजित किया था। जल्दी बताइए, मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपने पढ़ा होगा। इन चारों विकल्पों में से जो भी सही उत्तर है बताइए, कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर है भीम द्वितीय ने। ठीक है, भीम द्वितीय को आप मूलराज द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। मूलराज द्वितीय के शासनकाल में मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया था, मगर मूलराज द्वितीय या भीमराज द्वितीय जो चालुक्य वंश से संबंधित है, उन्होंने आबू पर्वत के पास मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। तो यह गोरी की भारत में प्रथम पराजय थे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही। ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और स्क्रीन पर 4 लेक्चर आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।